जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है आप सभी से। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो जेएसएससी जो पेपर नंबर 2 होता है, जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है साथियों, वो भी 25 प्रश्न। एक प्रश्न 3 नंबर का बनता है और टोटल 75 नंबर का आपका प्रश्न पत्र बनता है जीके जीएस का। ठीक है, तो उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर साथियों 64 है। इसके पहले आप लोगों के लिए 63 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देखिए और अपने तैयारी का लेवल चेक करिए कि आपकी तैयारी कितना हो पाई है। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार ने जीवाणुओं से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए किससे सहयोग किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कोलकाता, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी मद्रास। तो किससे सहयोग किया है साथियों? तो आपका जो सही जवाब होगा वो है आईआईटी मद्रास ने। थोड़ा सा आप लोग जानकारी यहाँ पे देखिए। आईआईटी मद्रास बायोप्लास्टिक कृषि अवशेषों या शैवालों जैसे अपशिष्ट पदार्थों से बनाए जा सकते हैं और वे आणविक स्तर पर जैव निम्नीकरणीय होते हैं, जो पैकेजिंग के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। बात समझिए क्या कह रहा है। जीवाणुओं से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने का मतलब यह है साथियों कि प्लास्टिक बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों माने कि जीवाणुओं का उपयोग किया जाएगा और इस प्रक्रिया में कोई भी हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के जीवाणुओं का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, झारखंड का पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन माना जाता है? सिदो कान्हू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह। तो किसको माना जाता है साथियों? तिलका मांझी को माना जाता है झारखंड का पहला स्वतंत्रता सेनानी। साथियों यहाँ पे थोड़ा सा आप जानकारी देखिए। तिलका मांझी, ठीक है, तिलका मांझी को झारखंड का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उन्होंने 1784 में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह किया था। झारखंड का पहला स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी को माना जाता है साथियों। उन्होंने 1784 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और आदिवासियों को उनके खिलाफ एकजुट किया था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और 1785 में उन्हें फांसी दे दी गई। किसको? तिलका मांझी को। तिलका मांझी का जन्म साथियों हुआ था 11 फरवरी 1750 को। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? सुल्तानगंज, और यह बिहार में पड़ता है। ठीक है, बिहार में हुआ था। उनका असली नाम साथियों चुंडरू था। क्या था? चुंडरू था, लेकिन वे तिलका मांझी के नाम से जाने जाते थे। तिलका मांझी ने आदिवासियों को संगठित करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाया था। ठीक है, और साथियों उन्होंने भागलपुर में ब्रिटिश कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड को भी मार डाला था तिलका मांझी ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यान्वयन अवधि क्या थी? 2007 से 12, 1997 से 2002, 2012 से 2017, 2002 से 2007। तो क्या थी अवधि 12वीं पंचवर्षीय योजना की? तो साथियों 2012 से 2017। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक थी। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी साथियों। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इस योजना का मुख्य विषय था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास था। योजना का लक्ष्य गरीबी कम करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा था। ठीक है, जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड के किस बांध को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है? मैथन बांध को, तिलैया बांध को, पंचेत बांध को या फिर कोनार बांध को? तो किसको? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है मैथन बांध को। ठीक है, मल्टीपर्पज उद्देश्य के लिए मैथन बांध दामोदर घाटी निगम द्वारा बनाया गया एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सा निगम? दामोदर घाटी निगम द्वारा। इसका उपयोग साथियों सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ये मल्टीपर्पज़ के लिए, ठीक है, नाम इसीलिए मल्टीपर्पज़ हुआ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड मेयो? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है लॉर्ड डफरिन था। ठीक है साथियों, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की बात करें तो 1884 से 1888 तक चलता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी का गठन ए.ओ. ह्यूम द्वारा W.C. बनर्जी 1885 की अध्यक्षता में किया गया था।
आईएनसी का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? धर्मनिरपेक्ष का, गणतंत्र का, संघवाद का या फिर समाजवादी का? तो किस शब्द का उल्लेख नहीं है साथियों? तो आपका जो सही जवाब होगा वो है संघवाद का उल्लेख नहीं है। सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों को सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तरों जैसे केंद्र और राज्यों अथवा प्रांतों के बीच विभाजित किया जाता है। गणतंत्र राज्य का प्रमुख देश की जनता द्वारा चुना जाता है। समाजवादी एक लोकतांत्रिक समाजवाद जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र समाजवादी लक्ष्यों की दिशा में एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 70 या फिर अनुच्छेद 52? तो साथियों अनुच्छेद 66 जो है वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद 64 साथियों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन होगा। ठीक है, अनुच्छेद 70 में एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में है, मुंबई में है, नई दिल्ली में है या फिर पुणे में है? तो कहाँ पे है साथियों? तो आपका जो सही जवाब होगा वो है मुंबई में है। ठीक है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है और दुनिया के टॉप 10 शेयर बाजारों में से एक है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शेयर बाजार को सरल एवं पारदर्शी बनाना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर बाजार में निवेश कर सकें। वर्ष 1994 में इसने पहली बार भारतीय शेयर बाजार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत की। इसका मुख्यालय मुंबई में है साथियों। ठीक है, किस वर्ष 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? 1978, 1975, 1973 या फिर 1981? तो कौन सा वह वर्ष था साथियों? तो आपका जो सही जवाब है वो है 1978। ठीक है, अनुच्छेद 31 को हटाए जाने से पहले संपत्ति के अधिकार के तहत सूचीबद्ध किया गया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में सूचीबद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है? बृहस्पति को, नेपच्यून को, शुक्र को या फिर पृथ्वी को? तो किसको साथियों? तो आपका जो सही जवाब होगा वो है शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, यह सूर्य के सबसे निकट दूसरा ग्रह है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है क्योंकि यह आकार और घनत्व में पृथ्वी के समान है। इसे भोर और सांझ का तारा भी कहा जाता है। यह पूर्व से पश्चिम अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। इसका कोई अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है साथियों। झारखंड में किस राष्ट्रीय उद्यान को हाथियों की भूमि कहा जाता है? पलामू राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, सिंहभूम राष्ट्रीय उद्यान या फिर झारखंड राष्ट्रीय उद्यान? तो किस राष्ट्रीय उद्यान को हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो साथियों बेतला राष्ट्रीय उद्यान को हाथियों की भूमि कहा जाता है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान को हाथियों की भूमि कहा जाता है। यह पलामू जिले में स्थित है और यहाँ हाथियों की बड़ी संख्या पाई जाती है साथियों। ठीक है, भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब में है, राजस्थान में है, गुजरात में है या फिर महाराष्ट्र में है? तो भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में लोकप्रिय झीलें उपवन झील, बिहार झील, पवई झील, रंकाला झील, पनशेत झील, गणेश झील, बिन्ना झील, लुनार झील। ठीक है, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, असम है या फिर तेलंगाना है? तो क्या है साथियों? तो असम राज्य है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य। ठीक है, भारत का पहला तेल भंडार असम राज्य के डिगबोई शहर में स्थित है और नाहरकटिया और मोरेन हुग्रीजन राज्य के महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं। भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है। इसके बाद गुजरात और असम है। राजस्थान के तेल क्षेत्र मंगला, भाग्यम, कामेश्वरी है और गुजरात का जो तेल क्षेत्र है वो अंकलेश्वर है और कलोल है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, इटावा, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? तो वो होगा लखीमपुर खीरी। ठीक है,
वर्ष 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया था। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य को मिलाकर वर्ष 1987 में एक दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आपको बताना है कमेंट करके साथियों कि यह किस राज्य में स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? हरिभाऊ बागड़े, नरेंद्र मोदी, मनींद्र मोहन श्रीवास्तव, जगदीप धनखड़। तो किसने किया है साथियों? तो आपका जो सही जवाब होगा वो है नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जयंती समारोह में संग्रहालय का उद्घाटन किया। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को, क्लोरोप्लास्ट को, गाल्जी काय को या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को। तो किसे कहा जाता है साथियों? लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुबे ने 1955 में की थी। यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी कोशिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है। इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रहती है। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं एवं इसमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसके परिणामस्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अतः इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेम्स वाटसन या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है क्योंकि मेंडल ने ही सबसे पहले आनुवंशिकी के नियमों की खोज की थी। मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है वो कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, मदर तेरेसा हैं, कैलाश सत्यार्थी हैं, फिर अमर्त्य सेन हैं। तो कौन है साथियों? तो आपका जो सही जवाब होगा वो है कैलाश सत्यार्थी हैं। ठीक है, भारत के बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई उम्र 17 वर्ष को वर्ष 2014 में संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। कैलाश सत्यार्थी भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि मदर टेरेसा मिसिडिनियाई मूल की भारतीय नागरिक थी जिन्हें 1779 में नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कैलाश सत्यार्थी द्वारा संचालित संगठन का जो नाम है साथियों वो बचपन बचाओ आंदोलन है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का प्रावधान निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, कनाडा के संविधान से या फिर यूएसएसआर के संविधान से। तो किससे संबंधित है साथियों? तो आपका जो सही जवाब होगा वो है यूएसएसआर के संविधान से। ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका, मौलिक अधिकार और प्रस्तावना, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा किस वर्ष में प्रकाशित की गई थी? 1990 में, 1980 में, 1945 या फिर 1905? तो साथियों 1990 में। ठीक है, मानव विकास सूचकांक एचपीआई का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक पाकिस्तान के हैं, अमर्त्य सेन भारत के हैं तथा उनके सहयोगियों ने किया था। अगला प्रश्न है साथियों हाल ही में वर्ष 2024 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? एसमोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकिन, जॉन हॉपकीफील्ड और जेफरी हिंटन, डेविड डेमिस और जॉन जंपर। तो किसे चुना गया साथियों? तो एसमोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन को चुना गया है 2024 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए। ठीक है, इस अध्ययन के लिए दिया गया कि क्यों कुछ देश सफल होते हैं और अन्य असफल। एसमोग्लू और जॉनसन ने हाल ही में वाई नेशंस फेल नामक पुस्तक प्रकाशित की जो राष्ट्रों के बीच धन असमानता पर नजर डालती है। झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 75 हैं, 81 हैं, 90 हैं या फिर 100? तो झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें साथियों? ऑप्शन के मुताबिक आपका जो सही जवाब होगा वो है 81। टोटल होती हैं साथियों 82 और एक
वैसे तो निर्वाचित जो सीटें होती हैं वो 81 होती हैं और एक होता है मनोनीत द्वारा, तो टोटल कुल 82 होती हैं। तो 81 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो टोटल 82 सीट होती है, एक मनोनीत होता है साथियों, बाकी 81 निर्वाचित होते हैं। और जिनमें से 28 सीटें अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए आरक्षित है साथियों। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री जनवरी 2025 तक कौन है? रघुवर दास, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा। तो कौन है साथियों? तो हेमंत सोरेन है, ठीक है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के प्रमुख नेता हैं, ठीक है। पार्टी का नाम है जेएमएम। तो साथियों यह था आपका 2 प्रश्न का, मैं 25 प्रश्न में, तो मैनेज करिएगा। 23 प्रश्न में ही आप अपना कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। वीडियो कैसे लगी आप लोग जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। उसके बाद आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।